का नियम पढ़ा था और उसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस पढ़ी थी। इसमें है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डेबाई, हकल और ऑनसेगर का समीकरण। हमने मोलर चालकता, मोलर या आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन पढ़ा था। जैसे जैसे हम विलयन को तनु कर रहे हैं तो विशिष्ट चालकता क्या ऐसी हो रही थी, विशिष्ट चालकता का मान तो कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो रही थी। लेकिन हमने जब मोलर चालकता और आणविक चालकता का मोलर या आणविक तथा तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला देखा था तो वो कप्पा इंटू वी था। तो उसमें आयतन पर निर्भरता थी। तनुता बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ता है और आयतन इतना अधिक बढ़ जाता है कि मोलर और तुल्यांकी चालकता दोनों की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी तुल्यांकी चालकता के बढ़ने के बारे में ही डेबाई, हकल ने बताया और इसका कारण जो आयन है आयनीकरण मात्रा की वृद्धि से संबंधित न करते हुए आकर्षण बलों में कमी का कारण बताया। इट मीन्स कि इस समीकरण के अनुसार यह बताया गया कि आयनीकरण मात्रा में वृद्धि होने से, जैसे जैसे तनु करेंगे, तनु होने के साथ साथ वह उसका आयनीकरण होगा। अभी हमने आर्यनीय सिद्धांत पढ़ा था इससे पहले, तो आर्यनीय में क्या था, तनुता बढ़ने के साथ आयनीकरण हो रहा था या फ्यूजन हो रहा था। लेकिन इस समीकरण में यह बताया कि आयनीकरण की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ तुल्यांकी चालकता का मान नहीं बढ़ता। तुल्यांकी चालकता का मान नहीं बढ़ता, बल्कि कारण क्या बताया उन्होंने? कारण बताया कि जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होते हैं, तनुता बढ़ने के साथ साथ उनमें जो आयन होते हैं, अणु होते हैं, उनमें अंतरा आयनिक आकर्षण बल का मान कम होता जाता है और आकर्षण बल का मान कम होने के साथ साथ वो दूर जाने लगेंगे और आयनों में बंटने लगेंगे। आयन में टूटते हैं, कारण क्या है? अंतरा आयनिक आकर्षण बलों में कमी हो रही है और इसी कमी के कारण तुल्यांकी चालकता में वृद्धि होती है। ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया? डेबाई, हकल और ऑनसेगर के समीकरण के अनुसार बताया गया। और इसी अंतर आयनिक आकर्षण बल के परिणाम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेबाई, हक्कल नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने आयनिक परिमंडल, एक आयनिक परिमंडल की परिकल्पना दी या अवधारणा दी। उन्होंने एक आयनिक परिमंडल लिया और उसके आधार पर इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को आइडेंटिफाई किया या फिर क्लैरिफाई किया। और दूसरे वैज्ञानिक थे ऑनसेंगर। अब जब डेबाई, हकल ने आयनिक परिमंडल की अवधारणा दी और इसके आधार पर एक प्रभाव उत्पन्न हुआ या फिर प्रभाव को बताया, उसका नाम था असम्मित प्रभाव। असम्मित प्रभाव। अब डेबाई, हकल ने कौन सा प्रभाव दिया? असम्मित प्रभाव। किसके बेसिस पर? आयनिक परिमंडल के बेसिस पर। अब क्या किया ऑनसेंगर, एक तीसरा वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया? इसमें एक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव को और ऐड किया और इन दोनों के समावेश से एक नया समीकरण निकाला। वो था डेबाई, हकल, ऑनसेगर का समीकरण। यहाँ पे ही इसका इंट्रोडक्शन हो गया। क्या था? दोबारा, जब हम विलयन को तनु करते हैं तो हमने जब तनुता के साथ इन तीनों का प्रभाव देखा था तो ये पढ़ा था कि विलयन जब तनु किया जाता है तो उसकी विशिष्ट चालकता का मान कम होता है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता जाता है।
इन दोनों का मान क्यों बढ़ रहा था, जो उसमें हमने कारण पढ़ा था, जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते हैं आयन बढ़ता है और आयतन बढ़ता है, और आयतन के साथ ये दोनों संबंधित होते हैं, और आयतन बढ़ने के साथ साथ इनकी दोनों वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि विशिष्ट चालकता का मान घटता क्यों है, क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होती जाती है। लेकिन इस समीकरण के अनुसार ये समीकरण देने का कारण, और इसमें समीकरण में दिया क्या गया था कि तन्यता बढ़ने के साथ साथ तुल्यांकीय चालकता की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि उनमें आयनीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल के मान में कमी होती है। और इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को आइडेंटिफाई करने के लिए डेबाई हकल ने आयनिक परमंडल की अवधारणा दी, और इस आयनिक परमंडल की अवधारणा के आधार पर असम्मित प्रभाव जनरेट किया, असम्मित प्रभाव बताया। अब तीसरे वैज्ञानिक जो ऑनसेंगर थे, ऑनसेंगर वैज्ञानिक आए और उन्होंने असम्मित प्रभाव में इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को जोड़ा, और इस आधार पर एक पूरा समीकरण निकला जिसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डेबाई हकल और ऑनसेंगर का समीकरण। अब इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई उसे पढ़ते हैं आगे। उस उत्पत्ति में सबसे पहले अगर हम विलयन में आयनों पर प्रभाव की बात करें तो दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। फर्स्ट है, दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। इसमें फर्स्ट है कूलाम्बिक पारस्परिक क्रिया, और सेकंड है आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर। सबसे पहले हम विलयन की बात कर रहे हैं, और विलयन में प्रभाव की बात करें तो दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं, कूलाम्बिक पारस्परिक क्रिया और आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर। अब हम कूलाम्बिक पारस्परिक क्रिया की बात करें तो ये कूलाम्बिक पारस्परिक क्रिया क्या करता है, जो आयन होते हैं आयनों को व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करता है, व्यवस्थित संरचना में लाने का प्रयास करता है। अर्थात कूलाम्बिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा आयन और अणु विलयन व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। लेकिन अब आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर की बात करें तो यह आयनों को व्यवस्थित संरचना से दूर ले जाने का प्रयास करता है। जो ये काम करता है उसके अपोजिट, ये तो व्यवस्थित करता है और ये अव्यवस्थित करता है, व्यवस्थित संरचना से दूर ले जाने का प्रयास करता है। इस प्रकार दोनों कैसे विपरीत प्रभाव कार्य कर रहे हैं। विलयन में दो प्रकार के विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं, एक व्यवस्थित करता है तो दूसरा अव्यवस्थित। और इन दोनों प्रभावों के कार्य करने से विलयन में आयनों की व्यवस्था इस तरह से हो जाती है कि एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ रहता है काफ़ी सारे, और एक नेगेटिव आयन काफ़ी सारे पॉजिटिव आयनों से घिरा हुआ रहता है। किनके कारण? इन दोनों प्रभावों के कार्य करने के कारण कैसी सिचुएशन आती है कि एक धनायन चारों तरफ ऋणायनों से और एक ऋणायन चारों तरफ धनायनों से घिरा हुआ रहता है। और इस तरह से एक आवेशित आयन के चारों ओर, एक आवेशित आयन के चारों ओर अपने से विपरीत, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अपने से विपरीत आवेशित आयन का परिमंडल बन जाता है। और यही है आयनिक परिमंडल। यही क्या है? आयनिक परिमंडल। तो क्या बताया, विलयन में दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, कूलाम्बिक पारस्परिक और आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर। आयनों के मध्य ऊष्मीय टक्कर ये क्या करती है? अव्यवस्थित कैसे करती है? आयनों के मध्य लगातार टक्कर होती है और टक्कर होने से उनको गतिज ऊर्जा मिलती है, मतलब अव्यवस्था फैलती है। और ये क्या करते हैं? आयनों को व्यवस्थित लाने का कार्य करते हैं। और इन दोनों के मिक्सचर इफेक्ट से क्या होती है? सिचुएशन ऐसी आती है कि एक पॉजिटिव आयन काफ़ी सारे नेगेटिव से और एक नेगेटिव आयन काफ़ी सारे पॉजिटिव आयन से जुड़ा हुआ होता है। और इस तरह से
पॉजिटिव नेगेटिव से घिरा हुआ होना, यही क्या है, एक परिमंडल है, ये जिसे आयनिक परिमंडल कहा जाता है। अब अपने आयनिक परिमंडल क्या था, डिबाई हेकल ने जो आयनिक परिमंडल दिया था उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब आयनिक परिमंडल क्या बताया था ये बता रहे, लेकिन इससे जो असम्मित प्रभाव है उसको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे असम्मित प्रभाव। असम्मित प्रभाव। अब असम्मित प्रभाव में क्या होता है, अगर हम एक विलयन की बात करें, विलयन से मतलब विद्युत अपघट्य की, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव काफ़ी नेगेटिव से जुड़ा होता है, नेगेटिव से घिरा हुआ होता है, इसी को आयनिक परिमंडल कहा था। एक तरफ हम एक नेगेटिव लेते हैं जिसकी चारों ओर हमने पॉजिटिव आयन लगा दिए। इस तरह से एक आयनिक परिमंडल ये और एक आयनिक परिमंडल ये, हमने दो तरह का परिमंडल ले लिए। जब विलयन पर कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं लगाया गया उस कंडीशन में क्या होता है, विलयन में एक आवेशित आयन अपने से विपरीत आवेशित आयन से चारों तरफ से घिरा रहता है। इसी तरह इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव अपने से विपरीत आवेशित आयन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यही आयनिक परिमंडल है। और इसमें सभी तरफ से समान आकर्षण बल लगा होता है। इसमें पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव के चारों ओर सभी नेगेटिव है और ये समान आकर्षण बल से इससे जुड़े हैं। इसी तरह ये समान आकर्षण बल से इससे जुड़े हुए हैं। तो इस पोजीशन को, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे सम्मित अवस्था। किस अवस्था में, अब ये सम्मित अवस्था में, अभी ये सम्मित अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे, हमने क्या किया, इस विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दिए, दो इलेक्ट्रोड, एक सी और ए। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोड डालेंगे, इलेक्ट्रोड डालने से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों, इसमें नेगेटिव एनोड की ओर और पॉजिटिव कैथोड की ओर गति करने लगेंगे। अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर आयन गति करने लगेंगे और जैसे ये गति करेंगे तो इनका आयनिक परिमंडल क्या हो जाएगा, समाप्त। आयनिक परिमंडल खत्म हो गया और आयनिक परिमंडल खत्म होने पर कैसा जो आयनिक परिमंडल है कैसा हो जाता है, असम्मित। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड डाले तो अब कैसा आयनिक परिमंडल हो गया, असम्मित हो गया। आयनिक परिमंडल असम्मित हो। अब हमें इसे सम्मित करने के लिए कुछ समय लगता है, जिसमें आयनिक परिमंडल अपनी पुरानी अवस्था में आता है। तो असम्मित से दोबारा सम्मित करने में कुछ समय लगेगा, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं। असम्मित को सम्मित में बदलने में कुछ समय लगता है, जिसे क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, विश्रांति काल। ये बात हो गई कि सम्मित, ये बात फिक्स हो गई कि सम्मित है। सम्मित जैसे इलेक्ट्रोड डाला असम्मित हो गया, लेकिन असम्मित को सम्मित में बदलने में कुछ टाइम लगेगा, वो विश्रांति काल होगा। लेकिन जब सम्मित से पहले असम्मित बन गया और असम्मित से दोबारा सम्मित बनाना है, तो असम्मित में सभी जो आयन्स हैं अव्यवस्थित है, अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर भाग रहे हैं। जैसे ही हमें इसे सम्मित बनाना है, हमने इलेक्ट्रोड हटा दिए, इलेक्ट्रोडों को जैसे ही हटाएंगे ये अपनी आयनिक परिमंडल में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपनी इस आयन की तरफ चला गया, ठीक है। अब दोबारा इसको आयनिक परिमंडल बनाना है तो नेगेटिव को इससे दूर आना पड़ेगा। जैसे ही दूर आते समय आयनिक परिमंडल यहाँ बीच में फिक्स होना है। तो ऐसा भी होगा कभी कभी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव आयन इसके बीच में जाके मार्ग में अवरोध करें। मतलब ये है कि दोबारा जैसे ही असम्मित से सम्मित बनेगा, असम्मित से सम्मित बनने के दौरान उन्हें आयनिक परिमंडल बनाना होगा। वो गति करके अपनी पुनः स्थिति में जाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा भी होगा कि पॉजिटिव आयन कोशिश कर रहा है अपनी जगह पे जाके अपने नेगेटिव आयनों से जुड़े, तो ऐसा भी होगा कि कहीं दूर इसके पास स्थित नेगेटिव इसे दूसरी तरफ खींच के ले जा रहा हो। तो इसका मतलब है ये जो नेगेटिव आयन इसे दूर अपने से
जिस दिशा में गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव इसकी गति को क्या कर रहा है, गति को कम कर रहा है। और इसकी गति को कम करना ही इसका क्या है, शिथिलन प्रभाव। दोबारा अगर सममित से असममित सिचुएशन दोबारा आ रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कोशिश करेंगे अपने चारों ओर आयनिक परमंडल बनाने की, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होगी कि पॉजिटिव अपने आयनिक परमंडल बनाने के लिए काफ़ी सारे नेगेटिव वाले क्षेत्र में, जैसे इस क्षेत्र में यहाँ है पॉजिटिव, उसकी जगह यहाँ मान रहा है, तो यहाँ से दोबारा जा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव है ये नेगेटिव कोशिश करेगा कि अपनी तरफ खींचे, तो इसकी गति को रोकने कम करने का प्रयास कर रहा है, यही है शिथिलन प्रभाव। और इस प्रभाव के कारण ये असममित स्थिति थोड़ी देर में जाके सम्मित होती है, इसी को हम असममित प्रभाव कहते हैं। अब आयनिक परमंडल से असममित प्रभाव तो निकल गया। अब इसके बाद ये तो हकल और डेबाई ने बता दिया था असममित प्रभाव आयनिक परमंडल के आधार पर। अब इसके बाद ऑनसेंगर आए और ऑनसेंगर ने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दिया। कौन सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ऑनसेंगर ने यह इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दिया था। इसके आधार पर बताया जाता है कि इसमें बताते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन में उपस्थित आयन, विलयन में उपस्थित आयन विलायक योजित होते हैं, विलायक योजित होते हैं। विलायक योजित होने से मतलब है विलायक के आयन के साथ जो विलायक के अणु हैं साथ में संबद्ध होते हैं, साथ में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार जब भी विलयन में या फिर विद्युत अपघट्य में आयन गति करते हैं तो आयनों के साथ साथ जो विलायक के अणु हैं जो जुड़े हुए हैं वो भी गति करते हैं। और आयनों की गति करने के साथ धारा प्रवाहित होती है। धारा, करंट फ्लो कब होता है, जब आयन गति करते हैं। आयनों की गति के साथ धारा प्रवाहित होती है और यह धारा विलायक युक्त होती है। तथा आयन जब विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो आयनों के साथ विलायक युक्त आयन अर्थात आयनों के साथ विलायक के अणु भी धारा प्रवाह में शामिल होते हैं और इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। किसकी ओर गमन करते हैं, इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोई विलयन है जिसमें कि विलायक के अणु उपस्थित हैं। विलयन किसका है, विद्युत अपघट्य का। विलयन है विद्युत अपघट्य का। इसमें कौन उपस्थित है, विलायक के कुछ अणु हैं। अब विलायक कौन सा है, कोई भी हो सकता है। विलयन के अकॉर्डिंग विलायक के अणु उपस्थित हैं। जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो विद्युत अपघट्य के आयन टूटकर इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेंगे। अब इस प्रभाव के आधार पर यह बताया गया कि विद्युत अपघट्य में जो आयन टूटते हैं वो आयन विलायक योजित होते हैं। विलायक योजित अर्थात जो विलायक के अणु होते हैं वो आयन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है, किसकी ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है, तो आयनों की धारा बहती है और उसी के साथ साथ विलायक अणु भी साथ में जुड़ते जुड़ते उसके साथ जाते हैं, क्योंकि आयन के साथ विलायक के अणु जुड़े हुए हैं। तो आयन की धारा बहने के साथ साथ उसमें एक विलायक की धारा भी प्रवाहित होती रहती है। अब जब विद्युत अपघट्य है और विद्युत अपघट्य के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपने अकॉर्डिंग चार्ज के अकॉर्डिंग
जैसे ये C है और ये A है, इसमें प्लस माइनस है, तो इस प्लस के साथ भी विलायक के अणु जुड़ेंगे और इस माइनस के साथ भी विलायक के अणु जुड़े होंगे। जब ये प्लस ये वाला प्लस कैथोड की तरफ गति करेगा, तो कैथोड की तरफ गति करते समय इसके साथ विलायक के अणु भी गति करेंगे। इसके अलावा जब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, तो अब हम पॉजिटिव के आधार पर विलायक धारा की दिशा देखें तो पॉजिटिव आयन अपने साथ साथ विलायक के अणु ले जाता हुआ इस दिशा में जा रहा है और कैथोड पर जाके जुड़ेगा। तो धारा की पॉजिटिव आयन के साथ विलायक के जो अणु जुड़े हुए हैं उनकी विलायक धारा की दिशा किस तरफ होगी? कैथोड की तरफ। अब इसी बीच में माइनस जा रहा है एनोड की तरफ, तो माइनस को एनोड पर जाने से रोकने के, माइनस है एनोड पर जा रहा है, तो ये माइनस के साथ आसपास में जो भी पॉजिटिव आयन है अर्थात अपने से विपरीत आवेशित आयन के आकर्षण को भी खत्म करके एनोड पर जाने की कोशिश करेगा। अर्थात इस प्लस जो प्लस है इसके आकर्षण के विरोध में इसके विपरीत आवेशित आयन है ये, तो विपरीत अपने से विपरीत आवेशित आयन के आकर्षण के विपरीत कार्य करेगा। और इसके अलावा ये पॉजिटिव आयन जब इस तरफ जा रहा है तो इस नेगेटिव के मार्ग में भी अवरोध बनता है, अर्थात इस नेगेटिव आयन को एनोड पर जाने के लिए विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दोबारा जैसे हमने दोबारा से ये लिया विद्युत अपकट्य, इसमें विद्युत अपकट्य विलयन और विलायक भरे हुए हैं, विद्युत अपकट्य प्लस विलायक। हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक C लगाया, एक A लगाया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आयन होंगे। विद्युत अपकट्य पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा। अब क्या होगा, हम एक आवेश को लेकर चल रहे हैं, जैसे पॉजिटिव आयन है, इस नियम के आधार पर बताया कि जो आयन होते हैं विलायक योजित होते हैं, अर्थात विलायक के अणु आयन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, तो ये कैथोड की तरफ जाते समय विलायक के अणुओं को भी लेके जाएगा, तो इससे इसके साथ विलायक के अणु जब जाएंगे तो एक धारा बन जाएगी जिसे कहते हैं विलायक धारा। तो हम इसको बोल रहे हैं विलायक धारा, ठीक है। अब हम दोबारा से अब इस नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं। अब इस नेगेटिव आयन को यहाँ पर पहुँचना है, इस इलेक्ट्रोड तक पहुँचना है, तो किस किस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? सबसे पहला तो अपने से जो भी विपरीत आवेशित आयन है, एक ये है, ये दोनों इसको आकर्षित करेंगे, तो इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहला है अपने से विपरीत आवेशित आयन की विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा, जब ये नेगेटिव आयन इस एनोड पर जाएगा तो ये इस विलायक धारा के विरुद्ध भी कार्य करेगा। इस विलायक धारा में पॉजिटिव आयन भी जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आयन भी इसको आकर्षित करेंगे, अर्थात विलायक धारा के द्वारा भी इसको आकर्षित किया जाएगा। इसके विरुद्ध भी इसको कार्य करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो अपने से विपरीत आवेशित आयन और विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इस प्रकार विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। क्या? विलायक धारा। ये विलायक धारा क्या है? जैसे पॉजिटिव आयन जा रहा है तो अपने साथ विलायक के अणुओं को जोड़कर ले जाएगा, तो आयन की धारा के साथ साथ विलायक के अणुओं की धारा भी बहेगी, उसके विरुद्ध कार्य करना क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब कंडीशन है कि जब विलयन सांद्र होता है, जब विलयन कैसा हो, फर्स्ट कंडीशन है जब विलयन सांद्र, इसमें कंडीशन बताइए। जब विलयन सांद्र होता है तो हमने ये डेबाई, हक्कल और ऑनसेंगर में दो प्रकार के प्रभाव पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा था असममित एंड सेकंड था इलेक्ट्रोफोरेटिक। तो जब विलयन सांद्र होता है तो इन दोनों प्रभावों, असममित और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, इन दोनों की तीव्रता अधिक होती है जब विलयन सांद्र होता है।
और तीव्रता अधिक होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव द्वारा अवरोध ज़्यादा उत्पन्न किया जाएगा तथा असममित प्रभाव द्वारा भी अवरोध, अर्थात अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। किसमें? आयनों की गति में। इसको दोबारा समझते हैं। इसमें एक कंडीशन बताई है, उस कंडीशन में बताया गया है कि यदि विलयन सांद्र हो तो सांद्र होने की कंडीशन में जो फर्स्ट प्रभाव था असममित प्रभाव और सेकंड था इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव, इन दोनों की तीव्रता अधिक होती है और ये दोनों ही प्रभाव विलयन में आयनों की गति को रोकते हैं, आयनों की गति को रोकते हैं या फिर आयनों की गति में अवरोध पैदा करते हैं। इससे इसका क्या मतलब है कि जब असममित विलयन सांद्र होगा तो ये दोनों प्रभाव की तीव्रता अधिक होगी और आयनों की गति में उतना ही ज़्यादा अवरोध पैदा होगा, और जब आयनों की गति में अधिक अवरोध होता है तो उस कंडीशन में चालकता का मान क्या हो जाएगा? चालकता का मान बहुत कम होगा। बहुत का मतलब है जितना अवरोध होगा उतना ही चालकता में कमी होती जाएगी। ये था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या था, दोबारा समझ लो कि जैसे अगर कोई विद्युत अपघट्य है और हमने उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में बताया कि विलयन में जो आयन होते हैं वो विलायक योजित होते हैं। विलयन में जो आयन होते हैं वो विलायक योजित होते हैं, अर्थात विलायक की अणु आयन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब आयन अपने से विपरीत आवेशित आयन, जैसे कि ये काफ़ी सारे आयन हैं और इनके साथ सॉल्वेंट के अणु जुड़े हुए हैं हर एक के साथ, जब जैसे अगर पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर जा रहा है तो इसके साथ जो विलायक के अणु जुड़े हुए हैं वो भी पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे, और जब ये पॉजिटिव की तरफ गति कर रहे हैं तो आयनों की धारा के साथ साथ विलायक के अणुओं की धारा भी प्रभावित होगी। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे आयन की बात करें, जैसे हम नेगेटिव की आयन की बात कर रहे हैं, अगर ये नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा तो एनोड की तरफ जाने में उसे दो प्रकार के अवरोध पार करने पड़ेंगे। पहला अवरोध तो यह है कि इसे अपने से विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण बल के विरुद्ध जाना पड़ेगा। पहला अवरोध ये हो गया। इसके बाद सेकंड ये था कि जब ये अपनी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो बीच में जो विलायक धारा है, विलायक धारा भी विपरीत आवेशित आयनों के साथ जुड़कर जा रही है, तो उसे विलायक धारा के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। विलायक धारा के अगेंस्ट कार्य करके अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें दो फैक्टर हैं, अपने से विपरीत आवेशित आयन और विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करना। तो इसी आधार पर विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करना या विलायक धारा के विरुद्ध कार्य करके गति करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। कंडीशन बताइए, यदि विलयन सांद्र होता है तो असममित और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं और आयनों की गति में अवरोध पैदा करते हैं, और जब अवरोध होता है तो चालकता के मान में कमी हो जाती है। अब इन दोनों कारकों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट असममित प्रभाव को लिखें। इस असममित प्रभाव में पहले हमने असममित प्रभाव को डिटेल थ्योरेटिकल समझा था, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे इसमें बताया कि एक संयोजी विद्युत अपघट्य में के विलयन में असममित प्रभाव के कारण मोलर चालकता में कमी आती है, मोलर चालकता कम होती है। कौन? एक संयोजी या फिर एक संयोजी विद्युत अपघट्य के विलयन में असममित प्रभाव के कारण मोलर चालकता में कमी आती है।
और इसके लिए एक फॉर्मूला है बी म्यू अनंत √c। ये क्या है? मोलर चालकता के मान में कमी। मोलर चालकता के मान में कमी बराबर मान में कमी बराबर होता है बी म्यू अनंत √c। यहाँ ये b एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। अगर हमें इस b की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है, b बराबर 8.20 इंटू 10⁵ एप्सिलॉन r इंटू t 3/2। ये b की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू इसमें रख के आगे मोलर चालकता के मान में कमी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या एप्सिलॉन r है विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, या एप्सिलॉन r बराबर विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। ये सिर्फ असममित प्रभाव के लिए दो फॉर्मूले बताया कि असममित प्रभाव के कारण मोलर चालकता के मान में कमी होती है और मोलर चालकता के मान में कमी बराबर इतनी होती है। बी स्थिरांक है और बी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है। यह एप्सिलॉन आर है विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के लिए भी फॉर्मूला है, उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड देखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का प्रभाव। तो इसके लिए हमने असममित प्रभाव और इससे पहले असममित और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का प्रभाव देखा था। तो दोनों की तीव्रता बढ़ने पर अवरोध पैदा हो रहा था और चालकता में कमी आ रही थी। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में भी अभी हमने पढ़ा था कि आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो उसके साथ विलायक के अणु भी जाते हैं और विलायक धारा प्रवाहित होती है। विलायक धारा आयन को अपने विपरीत आवेशित आयन की तरफ गति करने से रोकती है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आयनों की गति में अवरोध पैदा करता है, उनके वेग को कम करता है। ऐसा किनमें ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा श्यान होते हैं, ज़्यादा गाढ़े होते हैं, या फिर जिनकी सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण चालकता में कमी है उसका फॉर्मूला होता है क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट के कारण चालकता में कमी ये बराबर होती है a√c। इसके बराबर होती है a√c। यहाँ a इक्वल्स टू स्थिरांक, ये a स्थिरांक है। अगर हमें a की वैल्यू, जैसे हमने पहले b की वैल्यू निकाल ली थी, उसी तरह a की वैल्यू निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 8.249 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एप्सिलॉन r इंटू t हाफ इंटू यहाँ एक ईटा और भरा है, या ईटा का मतलब क्या है? विलायक का श्यानता गुणांक, या एक टर्म और बढ़ गई है ईटा। अगर हम a और b की वैल्यू को साथ में रखकर मोलर चालकता में कमी का फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर म्यू अनंत, दोनों a और b को दोनों को ज्वाइन करना है 249 इंटू 8 एप्सिलॉन r t हाफ, यहाँ पे लिख दिया ईटा। ये a की वैल्यू हो गई प्लस 8.20 इंटू 10⁴ म्यू अनंत अपॉन एप्सिलॉन r t 3/2 और ये ब्रैकेट में बंद करके √c। और ये फॉर्मूला जो आता है डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। यही है डिबाई, हकल और ऑनसैगर का संक्षिप्त रूप का समीकरण। अगर हम चाहें तो इनकी जगह a और b रखें तो
इसके आधार पर म्यू बराबर म्यू अनंत माइनस या माइनस और है यहाँ ए प्लस बी अनंत म्यू अनंत, दोबारा रखती हूँ, म्यू बराबर म्यू अनंत ए प्लस बी म्यू अनंत अंडर रूट सी। हमने केवल यहाँ ए और यहाँ बी, ये डिबाई हकल ऑन-साइक्लिक का समीकरण आता है और इसमें अगर हम ए और बी की जो वैल्यू है उसकी जगह ए और बी रख दें तो ये समीकरण निकलता है। यहाँ पर डिबाई हकल और ऑन-साइक्लिक का समीकरण खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है अभिगमनांक। अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।